morning student, this is our last topic here in this chapter children. So ये टॉपिक के बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. अब तक के हमने क्या पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कई सारे वॉर्स लड़े थे ताकि वो कॉन्कर कर सके, पूरा कब्जा कर सके किस पर, हमारे इंडियन टेरिटरी पर. ओके, देखा जाए तो वो बिजनेस करने आए थे लेकिन अब एक पॉलिटिकल लीडर की तरह उन्होंने हमारे इंडिया पर कब्जा कर लिया. पहले तो बंगाल के बारे में बात किया हमने. ओके, बंगाल में किस तरीके से उन्होंने विदाउट पेइंग एनी टैक्स बंगाल में कब्जा बनाया और फिर वहाँ के दीवानी राइट्स उनको मिल गए. ओके, फिर बैटल ऑफ प्लासी के बारे में मैंने बताया आपको, कैसे सिराजुद्दौला को मीर कासिम के थ्रू हरा दिया गया, डिफीट कर दिया गया, मार दिया गया. ओके, फिर बैटल ऑफ बक्सर में मैंने आपको बताया कि 3 पावर्स ने एक साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई की. मीर कासिम, सुजाउद्दौला और फिर अवध के नवाब ऑफ अवध, तीनों पावर्स मिल करके कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने वॉर किया और आखिरकार हार गए और को मीर कासिम कहीं जाके एस्केप मतलब छुप गए और यानी पर्टिकुलर बैटल के फील्ड को उन्होंने छोड़ दिया, हट गए वहाँ से. फिर बताया गया सुजाउद्दौला भी वहाँ से हट गए और फिर जो नवाब ऑफ अवध थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला दिया. फिर डुअल गवर्नर्स के बारे में बताया मैंने आपको इस चैप्टर में. डुअल गवर्नर्स में क्या बताया, किस तरह लोकल पीपल सफ़र कर रहे थे. 2 एडमिनिस्ट्रेशन होने के कारण ना ब्रिटिश ध्यान दे पा रही थी, ना ही हमारे मुगल्स इस पर्टिकुलर चीज़ों पर ध्यान दे पा रहे थे. क्लियर. फेमाइन आने पर भी कैसे लोकल पीपल सफ़र कर रहे थे डुअल गवर्नेंस में मैंने आपको बताया. फिर एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बताया कि कैसे मैसूर के जो 2 सुल्तान थे, हु आर दे चिल्ड्रन, हैदर अली एंड द टीपू सुल्तान, कैसे उन्होंने 3 बैटल्स लड़े और तीसरी लड़ाई में सरिंगापट्टा अपने कैपिटल सिटी को बचाते बचाते टीपू सुल्तान की डेथ हो गई. फिर मराठास पर उन्होंने मराठास के साथ ब्रिटिशर्स ने वॉर किया. ओके, जो उनके पेशवास थे उनको डिथ्रोन कर दिया और लड़ाइयाँ लड़ी. 3 वॉर्स में मराठास भी हार चुके थे ब्रिटिशर्स के पावर्स के सामने. फिर और अदर स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने लास्ट पीरियड्स में पढ़ा. ओके, सब्सिडरी अलायंस पढ़ा कि कैसे सोल्जर्स को अपने लगा दिया करते थे, पर्टिकुलर रूलर्स उनके रूलर्स को हटा के अपने सोल्जर्स लगा दिया करते थे और उनको सैलरी कौन देता था, राजा दिया करता था. और उनकी सैलरी की बहुत हाई फाई होने के कारण अगर वो राजा उनकी सैलरी पे नहीं कर पाता था तो उनकी जितनी भी टेरिटरीज थी वो किसके अंडर आ जाती थी, ब्रिटिशर्स के अंडर वो कब्जा हो जाती थी. क्लियर. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ा कि अगर नेचुरल हायर सन नहीं है तो आपका आगे रूल नहीं चल सकता, फिर आपकी जो किंगडम है वो हमारे अंडर आ जाएगी, हमारे मतलब ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाएगी. ओके, रियल सन नहीं होगा तो आप इस पर्टिकुलर राज पर, इस पर्टिकुलर किंगडम पर राज नहीं कर सकते. फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध में मैंने आपको बताया कि सिंध के पर्टिकुलर रूलर्स को 2 ट्रीटीज़ मिली थी, है ना, कि फ्रांस को एंटर मत करने दो और वेपन्स कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट मत करो, हमको देना जब हम अफ़गानिस्तान के साथ वॉर करेंगे. तो चीटिंग की उन्होंने, बदले में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उनके पूरे टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, वे भी चले गए. देन एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, राजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद सिविल वॉर हुआ. ओके, सिविल वॉर होने के बाद उन्होंने ये सिचुएशन का एडवांटेज लिया और फिर 2 वॉर्स के अंदर ही अंदर पंजाब भी उनके एनेक्स मतलब कब्जे में आ गया. फिर एनेक्सेशन ऑफ अवध में मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं है, ये बोल करके जो नवाब ऑफ अवध है वाजिद अली शाह को डिथ्रोन कर दिया गया और उनको एग्जिल यानी पर्टिकुलर अवध से हटा दिया गया और कलकत्ता में भेज दिया गया, है ना. तो इस बात से उनके जो सोल्जर्स थे, अवध के जो भी सोल्जर्स थे, उस राजा के जो सोल्जर्स थे वो काफ़ी नाराज़ थे, है ना. फिर मैंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया कैसे उन्होंने इंडिया को यूनिट्स और प्रोविंसेस में डिवाइड किया. प्रोविंसेस कौन से थे चिल्ड्रन, प्रोविंसेस थे हमारे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता. ओके, और हर में गवर्नर रखा गया और तीनों गवर्नर का हेड था गवर्नर जनरल, तो हमारे थे बैरन हेस्टिंग. ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बैरन हेस्टिंग थे. क्लियर. फिर उन्होंने कोर्ट्स के बारे में बताया, सिविल कोर्ट्स, मैंने आपको कोर्ट्स के बारे में बताया, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स, है ना, जिसमें
पर्टिकुलर जो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उनके इंडियन मुफ्तीज़ रखे गए और हिंदुओं के तरफ से पंडित्स रखे गए, ओके, ताकि उनको पनिशमेंट देने में अगर कोई क्राइम करता है तो वे उनको सजेस्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को, ओके। फिर मैंने कलेक्टर की इम्पोर्टेंस बताई चिल्ड्रन आपको लास्ट पीरियड में कि कलेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। वाई? बिकॉज दे कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम देयर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड, मतलब उनको एक टेरिटरी दी जाती थी, उस पार्ट ऑफ लैंड से वो क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ओके, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करते थे। और पर्टिकुलर ऑफिस जो कलेक्टर का होता था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था, ओके, ब्रिटिश के अथॉरिटी का। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज आर्मी अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। आर्मी कैसी होती थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, ओके। अब तक के तो हमने टेलीविज़न में हमने मराठास और राजपूत्स की आर्मी देखी थी, है ना, सीरियल्स वगैरह में हम देखते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स की आर्मी के बारे में अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक, आर्मी अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। The core strength of the British East India Company was its army. It helped the company to establish its rule in the vast territory of India. एक अलग ही आर्मी बनाई गई थी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, ओके। The company army was significantly different. एक अलग ही आर्मी थी, वो अलग ही थी, ओके, डिफरेंट थी सब आर्मी से, ऑफ दैट ऑफ द मुगल आर्मी। मुगल आर्मी की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश की आर्मी बहुत डिफरेंट थी। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल फोर्सेस, ओके, ट्रेंड जितने भी सोल्जर्स थे वो ट्रेंड होते थे, ओके, सोल्जर्स के जो प्रैक्टिसेस होती है ना उसमें वो ट्रेंड थे। द ब्रिटिश इंडियन आर्मी हैड इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस ऑफ फाइटिंग वॉर इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, इतने सारे फाइटिंग वॉर्स लड़े थे, ओके, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने। So, the British forces used weapons such as musket and matchlocks. जो ब्रिटिश फोर्सेस थे वो कैसे वेपन्स यूज़ करते थे? मस्केट क्या होती थी? एक लंबी मुंह वाली गन होती थी जो फुट यानी जो चलने वाले जो सोल्जर्स होते थे ना उनके हाथों में होती थी, लंबी मुंह वाली, लंबी सी होती थी, है ना, और वो पकड़ के चलते थे, मतलब चलने वाले सोल्जर्स के पास मस्केट हुआ करता था, क्लियर। और मैचलॉक, द सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी वर नोन टू कीप पेस with the changing requirement and advancement in technology. See, again I repeat the line. The soldiers of the British Army, जो soldiers थे ब्रिटिश आर्मी के, वे आर नोन टू कीप पेस मतलब कदम टाल करते थे। जैसे आपकी जब 15 अगस्त एंड 26 जनवरी में होता है ना, तो आप कदम टाल करते हो ना पैरों की फुट की आवाज़ करके, है ना, वैसा पेस बोला जाता है उसको। विथ चेंजिंग रिक्वायरमेंट, जैसे आपको टर्न करना है तो आप पलटोगे, फिर एक पैर पटकोगे और फिर आगे बढ़ोगे, लाइक दैट, है ना, एक अलग ही रिक्वायरमेंट, ओके। एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, द ब्रिटिश डेवलप्ड ऑफ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, एक यूनिफॉर्म होता था, ओके, ब्रिटिशर्स आर्मी का एक यूनिफॉर्म, पर्टिकुलर यूनिफॉर्म दिया जाता था उनको। द सोल्जर्स वेयर गिवन ट्रेनिंग इन द यूरोपियन स्टाइल, और सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल्स में ट्रेनिंग दी जाती थी। दैट इंक्लूड ड्रिल एंड डिसिप्लिन, है ना, ड्रिल्स होता था उनकी गन में, ड्रिल, है ना, जैसे ड्रिल किसी को मारना है तो बंदूक से ऐसे पेट पे मार दो तो पेट पे लग जाता, जैसे चाकू होता था ना, नाइफ होती थी उनकी गन में, लाइक, है ना, और एक डिसिप्लिन वे में वो करते थे जो भी फाइटिंग करते थे। ना कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वॉज रिप्लेस विथ प्रोफेशनल फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी, और वो जो भी सोल्जर्स थे, ओके, इंडियन सोल्जर्स भी इन्वॉल्व थे ब्रिटिश के आर्मी में, है ना, लेकिन उनकी जो कास्ट और कम्युनिटी थी वो कोई भी आइडेंटिटी नहीं रखती थी। आइडेंटिटी क्या रखती थी कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ओके, ब्रिटिश जैसा कहते थे उनको करना पड़ता था। हो सकता है कि वो जो भी बोलते थे कि उनको ये करना है या वो करना है, उनके कास्ट सिस्टम में गलत माना जाता था, है ना, जैसे कि बोला जाता था कि तुम
दूसरे राज्य में जा कर के लड़ाई करो। तो हिंदू रिलीजन में होता था ये बात कि अगर हम किसी नदी को क्रॉस करेंगे या समंदर को क्रॉस करेंगे तो हमारा रिलीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रिलीजन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो कई सारे इंडियन जो आर्मी थी, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करती थी, यानी इंडियंस जो थे जो ब्रिटिशर्स के काम करते थे, उन्होंने इस बात को रिफ्यूज़ल मतलब इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब मानने से इनकार कर दिया, तो उनको अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। क्लियर। तो ऐसी कई बातें होती थी जिनको उनको अपने कास्ट और कम्युनिटी को अलग रख के उनके लिए काम करना पड़ता था। सो हाउ एवर दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम अमॉन्ग द सोल्जर। तो ये क्या होता था, दिमाग में गुस्सा बढ़ना, है ना। मैं सोल्जर हूँ, है ना, मैं किसके लिए काम कर रही हूँ, ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रही हूँ। अब मुझे कहा जा रहा है कि कोई काम के लिए जो मेरे कास्ट में गलत माना जाता है, तो मैं क्या करूँगी, गुस्सा आएगा मुझे, मैं फोर्सफुली तो उस काम को कर दूँगी, लेकिन दिमाग में मेरे गुस्सा बैठेगा। मैं क्या एंगर फील करूँगी उनके लिए, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ब्रिटिशर्स के लिए गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। होगा ऐसा, होगा कि नहीं होगा। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को मान लो मैं क्लास में एंटर करते साथ एक थंब लगा देती हूँ और दूसरे दिन आकर फिर लगा देती हूँ। पहले दिन तो वो माइंड नहीं करेगा, वो सोचेगा हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई होगी, मैम ने लगा दिया, दूसरे बार भी मैंने यही किया, तीसरे बार भी मैंने यही किया, तो उसके दिल में मेरे लिए गलत फीलिंग आएगी ना, गुस्सा आएगा, एंगर आएगा। तो वो ही होता था जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर्स होते थे, उनकी कास्ट और कम्युनिटी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था चिल्ड्रन। तो उनको ऐसे काम करवाया जाता था जो उनकी कास्ट और कम्युनिटी में गलत माना जाता है। वो कर तो देते थे लेकिन दिमाग में क्या बैठता था, एंगर। ओके, तो ये एंगर कब निकला, ओके, ये गुस्सा कब निकला, ये सोल्जर्स का गुस्सा कब निकला। आप लोगों ने सुना होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। तो ये सारा गुस्सा उस लड़ाई में, रिवॉल्ट 1857 में सारे इंडियंस का गुस्सा ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ था। तब उनको समझ में आ गया था कि इंडियन से बिल्कुल भी बोलना चाहिए, हिंदी वर्ड में पंगा बोलते हैं ना जैसे, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से नहीं लेना चाहिए। वो अगर बोलते हैं कि हमारे कास्ट को डिस्ट्रॉय मत करो तो बाबा मत करो, नहीं तो फिर से ऐसी लड़ाई होगी, लाइक दैट। तो हम ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट है ना चैप्टर, वो आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी लड़ाई के बारे में बताया गया है चिल्ड्रन। तो लास्ट लाइन रिपीट कर लेते हैं। This was the reason that Indian sepoy revolted in large number against the British in 1857। इसलिए 1857 में जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट किया था। रिवॉल्ट मतलब बगावत की थी, किसके खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ की थी। और तब वो समझ गए थे कि बाबा हिंदू के कल्चर और मुस्लिम के कल्चर को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय मत करो, जैसा चलता है वैसे चलने दो। अगर ये बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते तो मत करवाओ, ओके, नहीं तो ये फिर से हमसे रिवॉल्ट करेंगे। तो इतना स्ट्रॉन्ग रिवॉल्ट था चिल्ड्रन कि हम नेक्स्ट मतलब इस 1857 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा चैप्टर अभी यहीं ख़त्म होता है चिल्ड्रन। अभी तक कोई डिफ़िकल्टी हो तो यू कैन कॉल मी। और ये जो बॉक्स दिया है चिल्ड्रन की टर्म, ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग कर लेना इसको। और कोई भी डिफ़िकल्टी होगी इस चैप्टर में चिल्ड्रन तो यू कैन ऑब्वियसली कॉल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको 4 चैप्टर्स भेजे हैं, तो यू मस्ट कंप्लीट। आपको अगर लेट सबमिशन हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कॉपी सबमिट करने में, एज़ पर द डेट आपको दिया गया है, तो फिर भी आप बिल्कुल ग्रुप में जो भी आपको लेसन मैंने भेजा है उसको लिख लो अपने नोटबुक में। एंड प्लीज़ स्टार्ट मेमोराइजिंग आंसर, लर्निंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम 1 जुलाई से हो सकते हैं, यानी जुलाई के बिगिन में ही हो सकते हैं। क्लियर। तो आपको ये 4 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।